दोस्तों नमस्कार। 3 स्टार क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज से हमारी टीम ने एक अहम फैसला लिया है कि हम आज से हिंदी को प्रारंभ करेंगे। देखिए, हिंदी को क्यों प्रारंभ करेंगे, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हिंदी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, वे छात्र छात्राएँ जो MPPSC, SI, पटवारी और शिक्षा भर्ती जैसे एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम हिंदी इम्पोर्टेंट हो जाती है। देखिए, अगर हम हिंदी के अंकों के माध्यम से रेशियो की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से है। देखिएगा, MPPSC, SI, पटवारी, है ना, और शिक्षा भर्ती। क्या? शिक्षा भर्ती। देखिए, शिक्षा भर्ती में क्या होता है, वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3, इसे 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिए, वहीं अगर हम MPPSC की बात करें, थोड़ी इनके अंकों की बात सुन लें कि प्री में तो हिंदी नहीं पूछी जाती है। जहाँ तक मेंस की बात करें तो मेंस में इसका पूरा एक पेपर होता है जो 200 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है? 200 अंकों का होता है MPPSC में। वहीं अगर हम SI की बात करें तो देखिए, हिंदी SI में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 50 क्वेश्चन। अगर एक क्वेश्चन देखिए 1.5 नंबर का होता है तो समझ लीजिएगा कि कितने अंक की होगी। और पटवारी, देखिए पटवारी में भी हिंदी एक अलग पोर्शन है जो 20 नंबर का पूछा जाता है, अर्थात 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 20 क्वेश्चन। इसका सिलेबस बाकायदा पूरा डिफाइन किया गया है। अगर तुम इनके सिलेबस को देखोगे तो उसमें ये सब चीज़ें तुम्हें लिखी हुई मिलेंगी। वहीं अगर हम शिक्षा भर्ती की बात करें, देखिए शिक्षा भर्ती में हिंदी एक सब्जेक्ट कॉमन रहता है ना। वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, इनमें क्या होता है, हिंदी एक कॉमन सब्जेक्ट होता है। जो छात्र छात्राएँ हिंदी सब्जेक्ट से हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगी हिंदी। क्या होता है? कॉमन विषय, है ना। इन सब में भी हिंदी पूछी जाती है एक कॉमन विषय के रूप में। अगर आप हिंदी सब्जेक्ट लेते हैं तो हिंदी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी। इन सभी को देखते हुए देखिए, अगर हम है ना SI और पटवारी की बात करें तो अभी हाल सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि वो 2022 की शुरुआत में इन एग्ज़ामों को ले लेगी, अर्थात SI और पटवारी की परीक्षा वो कराएगी। कब? 2022 के प्रारंभ में। कब कराएगी? 2022 के प्रारंभ में। देखिए, वहीं PSC की बात करें तो इसका जैसे ही वो रिजल्ट जारी करेंगे प्रीलिम्स का, इसके जस्ट 3-4 महीने बाद वो MPPSC किसका ले लेंगे? मेंस का एग्ज़ाम ले लेंगे। तो इसकी दृष्टि से भी MP हमारी महत्वपूर्ण है। हमें यहाँ कितने नंबर मिलेंगे? 200 नंबर मिलेंगे ना। सरल सब्जेक्ट है, छोटा सब्जेक्ट है, तो हम क्यों ना इसे जल्दी कवर करें। तो देखिएगा, ये तो हुआ हमारा अंकों का रेशियो कि आखिर जो हिंदी है ये हमें क्यों पढ़ना महत्वपूर्ण है। जब हमें इतने नंबर दे रही है, SI में 50 नंबर दे रही है, पटवारी में हमें 20 क्वेश्चन दे रही है, PhD की जो मेंस में एक सारा एग्ज़ाम होता है, पेपर होता है पूरा, उसमें वो 200 नंबर का होता है, तो क्यों ना हम इसे अच्छे से पढ़ें। ये तो हमारी मातृभाषा है हिंदी। तो देखिएगा, आज से हम हिंदी को ही प्रारंभ करेंगे। बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे कि कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि देखिए अभी सरकार ने वैकेंसी जारी की नहीं है, हम इसकी पढ़ाई क्यों प्रारंभ करें। देखिए, पढ़ना तो हमें इसलिए चाहिए कि सरकार है, कभी भी एग्ज़ाम ले सकती है, कोई भरोसा नहीं है उसका। नोटिफिकेशन जारी किया है, एग्ज़ाम 2 महीने में एग्ज़ाम ले लेगी ना, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, सब देखते रह जाएंगे। इसलिए हमें पढ़ाई पहले से प्रारंभ करना है। देखिए, कुछ जीव जंतु होते हैं ना, कुछ हमें इनसे भी सीखना चाहिए। एक
कौवा पे कहानी बनाई गई है। कौवा जानते हो ना, तो सुबह से काँव काँव बोलता है, वही वाला। देखिए कौवा था और उसका एक छोटा बच्चा था। कौवा अपने बच्चे को ज्ञान दे रहा था, शिक्षा दे रहा था, समझा रहा था। कह रहा था कि देखिए ध्यान सुनिएगा, वो कौवा बच्चे से क्या कह रहा था और इसका संबंध हमारे एग्जाम से कैसे है। देखिए वो कह रहा था कि पुत्र, अगर व्यक्ति अपनी ओर आ रहा है तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे ने कहा क्यों? उसने कहा उससे घबराने की ज़रूरत तो तब है तब वो नीचे झुके। देखिए उसने फिर कहा क्यों? उसने कहा तो समझ लेना कि यदि व्यक्ति नीचे झुक रहा है तो समझ लेना वह पत्थर उठा के मारने वाला है और तुम वहाँ से उड़ लेना। देखिए बच्चा कौवे से और चालाक था। आखिर बच्चा ही किसका था? कौवा का। उसने कहा कि अगर वो व्यक्ति पत्थर घर से जेब में डाल कर लाया हो तो उस स्थिति में क्या करेंगे? उसके नीचे झुकने के इंतजार करेंगे क्या? कौवे ने कहा नहीं, जब तुम इतने समझदार हो कि वो पत्थर घर से भी लेकर आ सकता है और तुम्हें मार सकता है तो तुम्हें वहाँ बैठे नहीं रहना है, वहाँ से उड़ लेना है। हमें क्या सीख देती है कहानी? हमें यह सीख देती है कि हमें पता है कि सरकार एग्ज़ाम कराएगी, लेकिन हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि वो कब नोटिफिकेशन जारी करे। देखिए वो नोटिफिकेशन जारी जब करेगी वो तो करेगी ही, हमें अपनी तैयारी रखनी चाहिए, है ना। तो देखिए अगर हिंदी जो है इतने महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होने के बावजूद भी हम इसे दरकिनार करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। देखिए इसकी शुरुआत हम कहाँ से करें? सबसे पहले देखिए कोई भी सब्जेक्ट की जब जहाँ से हम शुरुआत करें तो हमें उसके थोड़ा इतिहास के बारे में पता होना चाहिए, हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। अगर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई तो देखिए हेडिंग डाल लीजिएगा, हिंदी का इतिहास। क्या हेडिंग डालना है? हिंदी का इतिहास। हिंदी का इतिहास। देखिएगा बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है और जितना बोलेंगे उतना लिखेंगे ताकि एक एक शब्द समझ में आए, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को जल्दबाजी से नहीं पढ़ना है। देखिए क्या करना है? हिंदी का इतिहास। एक्चुअली में हिंदी का इतिहास कहाँ से प्रारंभ होता है? देखिए जब आर्यों के आगमन से भारत में भाषा का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? आर्य जब भारत में आए तब उनके आगमन से ही भारत में भाषा का विकास माना जाता है। इसके पहले भी भाषा थे। देखिएगा एक शब्द यूज किया गया कि आर्यों के आगमन से भारत में भाषा का विकास हुआ। देखिएगा लिख लीजिएगा, आर्यों के आगमन से भारत में भाषा का विकास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आर्यों के आगमन से भारत में भाषा का विकास हुआ, ऐसा माना जाता है। देखिए जो आर्य हैं, क्या है? आर्य हैं, यह संस्कृत भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा बोलते थे? संस्कृत भाषा बोलते थे। तो इनके आगमन से ही भारत में संस्कृत भाषा का आगमन हुआ। देखिए आर्यों के आगमन से क्या हुआ? भारत में संस्कृत भाषा का क्या हुआ? आगमन हुआ। संस्कृत भाषा का आगमन हुआ। अब देखिए जो आर्य थे वो भारत के तो थे नहीं, लेकिन वो कहाँ के निवासी थे? आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी थे और वे भारत आए। देखिए जो आर्य थे, क्या थे? आर्य थे, ये मध्य एशिया के निवासी थे। मध्य एशिया के निवासी थे। ये लगभग 1500 ईसा पूर्व में, कब?
1500 ईसा पूर्व में करीब 2500 साल पहले इन्होंने मध्य एशिया से भारत में आना प्रारंभ किया। कब प्रारंभ किया? मध्य एशिया से भारत में आना प्रारंभ किया। देखिए एक्चुअली में जो आर्य थे दोस्तों, यह एक पशुपालक जाति थी। कैसी जाति थी? आर्य लोग एक पशुपालक जाति थी। देख लीजिए थोड़ा, कैसी थी? पशुपालक जाति, पशुपालक जाति। कैसी जाति थी? पशुपालक जाति थी। यह मध्य एशिया से भारत की ओर पलायन किया। देखिए इसके करने का कुछ कारण होगा। आर्य कैसी जाति थी? पशुपालक जाति थी। इसके दो उद्देश्य हो सकते हैं। एक तो पशुओं के लिए चारा, पशुओं के लिए चारा की तलाश, और दूसरा हो सकता है व्यापार। इन उद्देश्य के साथ अर्थात पशुओं के लिए चारा की तलाश में और व्यापार की तलाश के उद्देश्य से आर्य लोग मध्य एशिया से इन्होंने भारत की ओर पलायन किया, अर्थात भारत की ओर आना प्रारंभ किया। देखिए इनके बारे में हमें एक एक जानकारी होना चाहिए। जब आर्य भारत की ओर आए तो ये सर्वप्रथम कहाँ से आए? एक दर्रा पड़ता है खैबर दर्रा। एक खैबर दर्रा होते हुए पश्चिमी द्वार, देखिएगा कौन से द्वार? पश्चिमी द्वार। देखिए पश्चिमी द्वार का एक और नाम है सिंह द्वार। कौन सा द्वार? सिंह द्वार। एक और नाम भी जाना जाता है इसे सिंध द्वार। सिंध नदी के आसपास पड़ता है, इसलिए इसे सिंध द्वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंध द्वार। देखिए हर चीज़ हमें बारीक से पता होना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में, कि भारत में भाषा का आगमन कैसे हुआ, है ना। ऐसा माना जाता है, इससे पूर्व भी भारत में ऐसा नहीं कि भाषा नहीं होती थी। देखिए मान के चल रहे हैं कि ऐसा माना जाता है कि आर्यों के आगमन से ही भारत में भाषा का आगमन प्रारंभ हुआ, है ना। तो देखिए सिंह द्वार से जब ये लोग भारत में आए तो यह सर्वप्रथम इन्होंने कहाँ निवास किया? एक क्षेत्र कहलाता था सप्त सिंधु प्रदेश। सप्त सिंधु प्रदेश। कौन सा प्रदेश था? सप्त सिंधु प्रदेश, अर्थात पंजाब। क्या? पंजाब। ये जो पंजाब का इलाका था सप्त सिंधु प्रदेश दोस्तों, इस क्षेत्र का इसलिए नाम था क्योंकि यहाँ से 7 नदियों का प्रवाह होता है, अर्थात इस क्षेत्र से 7 नदियाँ प्रवाहित होती थीं, इसलिए इस क्षेत्र का नाम क्या रखा? सप्त सिंधु प्रदेश। और आर्यों ने सर्वप्रथम वो इसी क्षेत्र में आए। कहाँ आए? आज सप्त सिंधु प्रदेश में आए। दोस्तों जैसे ही आर्य भारत में आए तो हमें पता है कि आर्य लोग कौन सी भाषा बोलते थे? संस्कृत भाषा बोलते थे। संस्कृत भाषा बोलते थे। और इनके आगमन से ही भारत में क्या हुआ? संस्कृत भाषा का आगमन हुआ, है ना, आप जानते हैं। और दोस्तों संस्कृत भाषा से जिन भाषाओं का जन्म हुआ, जिन भाषाओं उत्पन्न हुई, देखिएगा संस्कृत भाषा से जो भाषाएं उत्पन्न हुई, संस्कृत भाषा से जो भाषाएं उत्पन्न हुई उन्हें भारतीय आर्य भाषा कहा गया। देखिएगा संस्कृत भाषा से जो भाषाएं उत्पन्न हुई उन्हें भारतीय क्या कहा गया? आर्य भाषा कहा गया। अर्थात संस्कृत भाषा से जो भाषाएं उत्पन्न हुई उन्हें क्या कहा गया? भारतीय आर्य भाषा कहा गया। देखिएगा तो ये तो हमारा था आर्य संबंध छोड़ जुड़ा हुआ एक, है ना, कि आखिर भारत में भाषा का आगमन कहाँ से माना जाता है। अब देखिए जो आर्य भाषा हैं, कौन सी भाषा हैं? आर्य भाषाएं हैं। हम थोड़ा इन्हें साफ कर लेते हैं ना, इसके बाद पढ़ते हैं।
जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं इन्हें 3 भागों में बांटा गया। किन्हें? भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया। देखिएगा, भारतीय आर्य भाषाओं को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। भारतीय आर्य भाषा, देखिए इसे 3 भागों में बांटा गया। एक तो प्राचीन आर्य भाषा, दूसरा मध्यकालीन आर्य भाषा और तीसरी आधुनिक आर्य भाषा। देखिएगा, प्राचीन आर्य भाषा, दूसरी है मध्यकालीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, और जो तीसरी है आधुनिक आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भाषा। कौन सी? देखिए, प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। अब देखिए, प्राचीन आर्य भाषा में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? देखिएगा, आर्य लोग कैसे थे? संस्कृत भाषाई लोग थे, वो लोग संस्कृत बोलते थे, तो इनकी भाषा क्या होगी? संस्कृत। क्या होगी? संस्कृत। तो संस्कृत भाषा जो है इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। इस भाषा को, संस्कृत भाषा को ही 2 भागों में बांटा गया है। देखिएगा, एक वैदिक संस्कृत, कौन सी संस्कृत? वैदिक संस्कृत भाषा, और इसकी जो दूसरी है लौकिक संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा? देखिए, संस्कृत को 2 भागों में बांटा गया है, एक वैदिक संस्कृत भाषा और दूसरी लौकिक संस्कृत भाषा। अब देखिएगा, वहीं आइए मध्यकालीन आर्य भाषा में। देखिए, मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत क्या क्या आता है? देखिए, पाली भाषा, प्राकृत भाषा, पाली भाषा, प्राकृतिक भाषा, है ना, अपभ्रंश भाषा। कौन सी भाषा? अपभ्रंश भाषा। और एक और है अभट्ट भाषा, अभट्ट भाषा, अपभ्रंश भाषा, और चौथा क्या है? अभट्ट भाषा, है ना। पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश और अभट्ट भाषा। अब देखिए, वहीं हम आधुनिक भाषा की बात करें, आधुनिक आर्य भाषा की बात करें, तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? देखिएगा, जैसे हमारी बंगाली, कौन सी? बंगाली, असमिया, है ना, बंगाली, असमिया, उड़िया, पंजाबी। देखिएगा, पंजाबी, है ना, मराठी, हिंदी। ये क्या है? ये हमारी आधुनिक आर्य भाषाएं। इसकी थोड़ी और भी आगे देख लीजिएगा, जैसे, है ना, खड़ी बोली, और भी देख लीजिए, है ना, भोजपुरी, हरियाणवी, है ना। ये सब क्या है? ये आधुनिक आर्य भाषाएं हैं। बंगाली, उड़िया, पंजाबी, मराठी, है ना, ये सब क्या है? आधुनिक आर्य भाषाएं हैं। अब देखिए, हमें थोड़ी इन्हीं के बारे में देखना है। ये सब चीज़ें हमारे लिए काम की हैं। हमें
यहाँ से प्रारंभ करना है। देखिए एक्चुअली में हम भारत में हिंदी भाषा के सही विकास की बात करें कि इसके सही विकास क्रम क्या है हिंदी भाषा का, तो एक बार उसे वो देख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए। देखिए हिंदी भाषा का सही विकास क्रम लिख लीजिएगा, हिंदी भाषा का विकास क्रम। देखिए इसका विकास क्रम किस प्रकार से है। देखिए सर्वप्रथम आर्य लोग क्या बोलते थे, संस्कृत बोलते थे, तो पहला तो हुआ संस्कृत, फिर आती है पाली भाषा, फिर प्राकृतिक भाषा, फिर अपभ्रंश भाषा, फिर अपहट्ट भाषा, फिर हिंदी भाषा, इसके बाद क्या आती है खड़ी बोली। देखिए हमें इसी प्रकार से थोड़ा इसके क्रम को देखना है। हिंदी भाषा का क्रम, देखिए संस्कृत क्या है, संस्कृत, इसके बाद क्या आएगी पाली भाषा, पाली, इसके बाद क्या आएगी प्राकृतिक भाषा, इसके बाद क्या आएगी अपभ्रंश, क्या आएगी अपभ्रंश, इसके बाद अपहट्ट, क्या आएगी अवहट्ट, अदोटावटा अवहट्ट, इसके बाद क्या आएगी हिंदी, इसके बाद आती है खड़ी बोली, खड़ी बोली। तो ये क्या है हिंदी का विकास क्रम है। देखिए संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अपहट्ट, हिंदी और खड़ी बोली, ये हिंदी भाषा का सही क्रम है। इसी क्रम को लेकर हमें आगे बढ़ना है ना हिंदी के इतिहास में। तो देखिएगा सर्वप्रथम हमें संस्कृत भाषा को देखना है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या देखना है, संस्कृत भाषा को देखना है, हेडिंग डाल लीजिएगा संस्कृत भाषा। क्या है डालना है संस्कृत भाषा, देखिएगा संस्कृत। देखिए संस्कृत भाषा को हमने दो भागों में बांटा था, कौन से, एक वैदिक संस्कृत और दूसरा क्या था लौकिक, लौकिक संस्कृत। तो देखिए हमें इन्हीं दो को, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, एक एक पॉइंट हिंदी का हमें समझने योग्य है इतिहास में। देखिएगा अब इसमें भी हेडिंग डाल लीजिएगा वैदिक संस्कृत, कौन सी वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत। हमें हिंदी का एक एक पॉइंट समझ में आना चाहिए, है ना। हेडिंग डालिए वैदिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत एक भाषा है, एक्चुअली में ये हमें क्यों पढ़ना, देखिए वैदिक संस्कृत भाषा, इस भाषा में, किस भाषा में, वैदिक संस्कृत भाषा में वेदों की रचना करी गई है ना, पुराणों की रचना करी गई, उपनिषदों की रचना करी गई है ना। इसमें किन किन की रचना हुई देखिएगा। वह भाषा, इसकी लैंग्वेज कैसे, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, वह भाषा जिसमें वेद है ना, वेदांग, पुराण और उपनिषदों की रचना की गई, ऐसी भाषा को क्या कहते हैं, वैदिक संस्कृत भाषा कहते हैं। देखिएगा वैदिक संस्कृत भाषा में किन की रचना करी गई, वेद, वेदांग, पुराण और उपनिषद।
उपनिषद, वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, इनकी रचना किस भाषा में करी गई? वैदिक संस्कृत में करी गई। किनकी? वेद, वेदांग, पुराण और उपनिषद। क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद इनमें से कोई एक दे देगा। और देखिए जब वो गहराई से पूछता है ना तो यहीं से क्वेश्चन उठाता है, डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि संस्कृत में की गई, वैदिक संस्कृत में की गई या लौकिक संस्कृत में की गई। क्वेश्चन घुमा देगा या दोनों में की गई, है ना। तो हमें इस प्रकार से ध्यान रखना है। वेद, वेदांग, पुराण और उपनिषदों की रचना जो है किस संस्कृति में की गई, किस भाषा में की गई? वैदिक संस्कृति भाषा में की गई। देखिएगा, अब हमें थोड़ा वेद का पता होना चाहिए, वेदांग के बारे में पता होना चाहिए, है ना, पुराणों के बारे में पता होना चाहिए, उपनिषदों के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, वैदिक काल को पढ़ते हैं, तो हम उसमें सब कुछ पढ़ते हैं, है ना। इन सब के बारे में पढ़ते हैं, वेदों के बारे में पढ़ते हैं, वेदांग के बारे में पढ़ते हैं, पुराणों के बारे में पढ़ते हैं और उपनिषदों के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन एक्चुअली में हमें शब्द यहाँ भी मिले हैं तो हमें इनके बारे में थोड़ी थोड़ी तो पता होना ही चाहिए। देखिए जब वेद की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? वेद। तो वेद कितने हैं? वेदों की संख्या 4 है। कितने हैं? 4 हैं। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। इस चारों वेदों के हमें नाम भी पता होना चाहिए। देखिए कौन कौन से वेद हैं, हालांकि आप लोगों को पता होगा लेकिन फिर भी मैं इन्हें लिख देता हूँ। देखिएगा कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। देखिए जो हमारा पहला वेद है ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। देखिएगा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, है ना, और जो चौथा है अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद। ऋग्वेद, है ना, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। देखिए जो ऋग्वेद है दोस्तों, ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति की गई है, देवताओं की वंदना की गई है। देखिएगा किसे समर्पण है? देवताओं को, देवताओं की क्या की गई है? स्तुति की गई है। वहीं सामवेद में संगीत का वर्णन किया गया है। संगीत किस प्रकार का होना चाहिए, संगीत कैसा होना चाहिए, संगीत के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? संगीत के बारे में बताया गया है ना। भारतीय संगीत के बारे में बताया, संस्कृति में संगीत के बारे में बताया गया है। वहीं यजुर्वेद दोस्तों, यजुर्वेद कर्म कांडों से संबंधित हैं, यज्ञों के नियम से संबंधित है, हवन कुंडों से संबंधित है। देखिएगा किससे संबंधित है? कर्मकांड, कर्मकांड से संबंधित है। वहीं हम अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। किससे बताया गया है? औषधियों के बारे में बताया गया है। इसमें अथर्ववेद में औषधियों के बारे में बताया गया है। तो एक तो हैं हमारे वेद जिनके बारे में हमें थोड़ी थोड़ी जानकारी तो हमें होना ही चाहिए थी। अब देखिए दूसरा पॉइंट आता है हमारा वेदांग। क्या? वेदांग। वेदांग क्या है दोस्तों? वेदांग 6 हैं। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। अब वेदांग कौन कौन से हैं, थोड़ा हमें इनके भी नाम पता होना चाहिए। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। इतिहास में सब कुछ डिटेल से पढ़ा जाता है लेकिन हम इन्हें उन खाली नाम भर जानेंगे। देखिएगा वेदांग: कल्प, शिक्षा, सूत्र, कल्प, शिक्षा, सूत्र, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। क्या? ज्योतिष। देखिएगा क्या है?
कल्प शिक्षा सूत्र व्याकरण छंद और ज्योतिष 6 हो गए। कल्प शिक्षा सूत्र छंद व्याकरण और ज्योतिष ये क्या हैं, ये हमारे वेदांग हैं, 6 वेदांग हैं। कल्प शिक्षा सूत्र है ना, छंद व्याकरण और ज्योतिष ये क्या हमारे, ये हमारे वेदांग हैं। देखिएगा इसके बाद हमें पुराणों के बारे में पता होना चाहिए, है ना। पुराण यहीं देख लीजिएगा, पुराण। देखिए भारत में पुराणों की संख्या 18 है, लेकिन हमें यहाँ 18 पुराण नहीं देखना है, हमें इम्पोर्टेंट क्या क्या देखना है। देखिए हमें पहला पुराण होना चाहिए, प्राचीन पुराण कौन सा है ना, आधुनिक पुराण कौन सा है जो है ना अभी बनाया गया है। देखिएगा पुराण इनकी कितनी संख्या है, 18। कितने पुराण हैं, 18 पुराण हैं। देखिए जो प्राचीन पुराण हैं, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। कौन सा पुराण, देखिए मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण ये क्या है, सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन है। सबसे पुराना पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण है। सबसे आधुनिक पुराण है ना, जो न्यू पुराण है, देखिएगा लिख लीजिएगा, स्कंद पुराण। कौन सा पुराण, स्कंद पुराण। स्कंद पुराण जो है वो क्या है, आधुनिक पुराण है, सबसे नया पुराण है। कौन सा, स्कंद पुराण आधुनिक पुराण है। कौन सा, स्कंद पुराण। देखिएगा मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है और स्कंद पुराण आधुनिक पुराण है। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है ना। अब थोड़ा उपनिषद यहाँ देख लीजिएगा, क्या देखना है हमें, उपनिषद। उपनिषद इनकी संख्या 108 है। कितनी है, 108। उपनिषद कितने हैं, 108। इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का अर्थ क्या होता है, गुरु के समीप बैठना। गुरु के समीप बैठना उपनिषद कहलाता है। क्या है, गुरु के समीप बैठना, गुरु के नज़दीक बैठना। दोस्तों ये उपनिषद में भी हमें यही पता होना चाहिए कि सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है, आधुनिक उपनिषद कौन सा है, क्योंकि हम 108 उपनिषद तो नहीं पढ़ सकते हैं ना। तो अगर हम सबसे प्राचीन उपनिषद की बात करें, देखिएगा प्राचीन, प्राचीन उपनिषद, प्राचीन उपनिषद जो सबसे प्राचीन उपनिषद है ईशोवास्योपनिषद। कौन सा, ईशोवास्योपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है। और आधुनिक उपनिषद, आधुनिक उपनिषद क्या, आधुनिक उपनिषद। आधुनिक उपनिषद क्या है, देखिएगा आधुनिक उपनिषद है जो क्या है, परमहंस परिव्रजकोपनिषद। क्या है, परमहंस परिव्रजकोपनिषद आधुनिक उपनिषद है। क्या, सबसे प्राचीन उपनिषद ईशोवास्योपनिषद, परमहंस परिव्रजकोपनिषद आधुनिक उपनिषद है। तो ये हो गए हमारे 2 उपनिषद, है ना। इनमें क्या है, देखिए जो हमारी लौकिक भाषा संस्कृत है, देखिए इसे एक और नाम से भी जाना गया। अगर हम इसके अन्य नाम की बात करें, यहीं देख लीजिएगा,
क्या, जो लौकिक वैदिक भाषा है, इसे वैदिकी भाषा भी कहा गया। क्या कहा, वैदिकी, कहीं कहीं वैदिकी भी लिखा मिलेगा, वैदिकी भाषा या वैदिकी संस्कृति। इसे छंद्र भाषा भी कहा गया। क्या कहा गया, छंद्र भाषा भी कहा जाता है, छंद्रांश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छंदांश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छंदांश, अर्थात वैदिकी छंद्र और छंद्रांश भाषा भी कहा जाता है किसी वैदिक भाषा को। अब इसी प्रकार से कुछ हमें देखना है, क्या, लौकिक भाषा। चाहो तो अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। देखिएगा, अब हमें क्या देखना है, लौकिक भाषा। हेड डाल लीजिए, लौकिक भाषा। लौकिक भाषा कौन सी भाषा, लौकिक भाषा या लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत भाषा नहीं, लौकिक संस्कृत भाषा, ऐसा लिख लीजिएगा, लौकिक संस्कृत भाषा। देखिए, लौकिक संस्कृत भाषा में किन की रचना हुई, जैसे ग्रंथ हैं, है ना, महाकाव्य हैं। तो लौकिक संस्कृत भाषा में ग्रंथों और महाकाव्यों की रचना करी गई। वहीं अगर हम वैदिक, देखिए वैदिक संस्कृत भाषा की बात करें तो उसमें वेदों की रचना की गई थी, छंदों की रचना की गई थी, है ना, वेदांग की रचना की गई थी, है ना, पुराणों की रचना की गई थी, उपनिषदों की रचना की गई थी। इसमें क्या किया गया, लौकिक भाषा में, संस्कृत भाषा में देखिएगा, ग्रंथों और महाकाव्यों, ग्रंथों और महाकाव्यों की रचना किसमें की गई, लौकिक भाषा में की गई। अब देखिए, महाकाव्यों में आता क्या क्या है। देखिए, अगर हम रामायण की बात करें, किसकी बात करें, रामायण की। रामायण क्या है, देखिए रामायण एक आदि काव्य है। क्या है, रामायण एक आदि काव्य है और इसकी रचना किसने की, वाल्मीकि ने की। तो वाल्मीकि को ही आदि कवि कहा गया। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से बन सकता है। रामायण क्या है, एक आदि काव्य है, आदि काव्य है। इसकी रचना, अर्थात रामायण के जो रचयिता हैं वो क्या हैं, वाल्मीकि जी महाराज। वो वाल्मीकि जी को ही आदि कवि कहा गया। देखिएगा, रचना किसने की, वाल्मीकि, है ना, वाल्मीकि जी ने, इन्हें क्या कहा गया, आदि कवि कहा गया। क्या कहा गया, आदि कवि। किन्हें कहा गया, वाल्मीकि जी को। देखिए कितना घुमाने वाला क्वेश्चन है। आदि कवि, भारत में कवि बहुत ज़्यादा कवि हुए। देखिए कालिदास के बारे में भारत में एक लंबा इतिहास पढ़ाया जाता है, लंबी, है ना, किताबें पढ़ाई जाती, इनकी रचनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर उन्होंने कालिदास दे दिया, वाल्मीकि दे दिया, तुलसीदास दे दिया, तो हम थोड़ा यहाँ पे, है ना, समझ नहीं आएगा कि हम इसमें क्या कर लें, वो ऑप्शन सही माने। तो इसे हम यहाँ सोचेंगे कि रामायण क्या है, रामायण एक आदि काव्य है और रामायण की रचना किसने करी, वाल्मीकि ने। तो वाल्मीकि जी को क्या कहा जाता है, आदि कवि कहा जाता है। देखिए, जो हमारा महाभारत है यह विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। क्या, देखिए महाभारत, महाभारत
महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। भारत का नहीं, यह दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? महाकाव्य है। देखिए, अगर हम महाभारत की रचना की बात करें कि महाभारत की रचना किसने करी, तो एक नाम आता है कृष्णद्वैपायन। देखिएगा, किसकी? महाभारत की रचना किसने करी? कृष्णद्वैपायन। कृष्णद्वैपायन वेदव्यास, इनका पूरा नाम है। वेदव्यास का पूरा नाम क्या है? कृष्णद्वैपायन वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना करी। क्या करी? महाभारत की रचना करी। दोस्तों, जब इन्होंने इतने बड़े ग्रंथ की रचना करी तो इन्हें भारत के बारे में संपूर्ण जानकारी भी इन्होंने दी कि प्राचीन में भारत किस प्रकार से था, कैसा था, है ना। तो भारत में इतिहास की शुरुआत तो यहीं से होती है ना। तो क्यों ना इसे भारत के इतिहास का पिता कहा जाए। कहा भी गया, कृष्णद्वैपायन को, वेदव्यास जी को भारत के इतिहास का पिता कहा जाता है। देखिए, किन्हें? कृष्णद्वैपायन को क्या कहा जाता है? ने भारत के इतिहास का पिता कहा जाता है। अब देखिएगा, एक कंफ्यूजन कर देने वाला क्वेश्चन है, हीरोडोटस, वो सॉरी हीरोडोटस नहीं, कृष्णद्वैपायन को क्या कहा जाता है? भारत के इतिहास का पिता कहा जाता है। अब देखिएगा, कृष्णद्वैपायन ने ही अगर इनकी बात करें तो इन्हें वेदों का संकलनकर्ता और पुराणों का रचिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? वेदों का संकलनकर्ता और पुराणों का रचिता। वेदों का संकलनकर्ता और पुराणों का रचिता भी कहा जाता है किसी इन्हें कृष्णद्वैपायन को। कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। कृष्णद्वैपायन वेदव्यास का क्या है? पूरा नाम है। शॉर्ट में कहते हैं कि महाभारत की रचना वेदव्यास ने करी। तो शुरुआत में, प्रारंभ में महाभारत को जय संहिता के नाम से जाना जाता था। इसे क्या कहते थे? जय संहिता कहते थे। देखिएगा, महाभारत को क्या कहते थे? इसका प्रारंभ नाम क्या था? जय संहिता। इसका प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता था। किसका? महाभारत का। दोस्तों, ये तो हुई हमारी क्या? लौकिक संस्कृत, है ना। हमने वैदिक संस्कृत भाषा पढ़ी, उसमें किनकी रचना करी गई, लौकिक संस्कृत भाषा में, है ना, किनकी रचना करी गई। दोस्तों, यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल के आता है, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है, नई अपडेट है कि 2005 में, सन 2005 में, कब? 2005 में, सन 2005 में जो लौकिक संस्कृत भाषा है, इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। किस भाषा का दर्जा दिया गया? शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। 2005 में लौकिक संस्कृत भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 2005 में। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 2005 में लौकिक संस्कृत भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, है ना। तो ये तो हुई हमारी संस्कृत भाषा।